आलोचना का कितना महत्व है और आलोचना आधुनिक काल की एक ऐसी विधा है जो हमारे चक्षु खोलने का काम हमेशा करती रहती है। नामवर सिंह हिंदी आलोचना जगत के शीर्ष आलोचक हैं। आचार्य शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तमाम बड़े आलोचकों में विश्वनाथ त्रिपाठी हो, सदानंद शाही हो, विजय देवनारायण शाही हो, नलिन विलोचन शर्मा हो, नंद दुलारे वाजपेयी हो, हमारे विजय बहादुर सिंह जी हो, शिव कुमार मिश्र हो, नंद किशोर आचार्य हो। आपस में असहमति हो सकती है, लेकिन अपनी बात को जितनी शिद्दत के साथ रखते हैं वो अनंत आलोक के रास्ते खोल देता है। नामवर जी की किताबें पढ़िए आप, छायावाद, प्रगतिशील साहित्य, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज। साहित्य के नए प्रतिमान, कितनी सारी किताबें लिखी इन्होंने। परंपरा का मूल्यांकन, कछुआ धर्म, जैसा कि अभी हम इस आलेख में पढ़ रहे हैं। और नामवर जी ने जितना लिखा उससे कई गुना बोला। अपने ज़माने में बहुत भाषण दिए उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे वो भाषा विज्ञान के, और वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने देश में विदेश में साहित्य को किस प्रकार से जनप्रिय बनाया जाए, कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, कैसे लोगों के भीतर उसकी रुचि पैदा की जाए और कैसे लोग उसके साथ सहजता के साथ आए, उसको उस पांडित्य के उस महा संसार से बाहर निकाल करके सामान्य पाठकों तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई करता है तो वो करते हैं नामवर सिंह। इसलिए हम नामवर सिंह को जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक समझेंगे, हमारे चक्षु खुलते चले जाएंगे। उन्होंने कबीर को अपने हिसाब से व्याख्यायित किया। उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब उसको व्याख्यायित किया तो उन्होंने फिर उसकी पुनर्व्याख्या की और उन्होंने फिर लोक के बीच लेकर आया। फिर आलोचना को एक सरल विधा के रूप में, एक ऐसी विधा के रूप में कि जिसे पाठक पढ़े, वो सिर्फ आलोचक के पढ़ने का विषय नहीं है, वो हर कोई पढ़ना चाहिए, और ताकि हर किसी के भीतर वो समझ पैदा हो। तो नामवर सिंह क्या कहते हैं इस आलेख में? इस आलोक में भाषा के महत्व को भाषा वैज्ञानिक की दुनिया से हमें रूबरू कराते हुए क्या बताते हैं वो, कि फ्रांस में एक और क्रांति हुई जिसका धमाका विद्या के क्षेत्र तक ही सीमित है। इसे भाषा वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। यह घटना 20वीं सदी के उत्तरार्ध की है। इसके मूल प्रेरणा स्रोत है फर्दिनांद दी सोसूर, जो 1916 में गुमनाम ही दुनिया से चल बसे। इनकी मृत्यु के कई दशक बाद शिष्यों ने अपने नोट्स के आधार पर उनके व्याख्यान प्रकाशित किए तो यूरोप और अमेरिका में तहलका मच गया। पश्चिम के विद्वानों के सामने जैसे ही एक सर्वथा नया भाषा लोक प्रकट हुआ। भाषा और लोक के बीच एक नए संबंध का प्रतिविज्ञान बीज विचार इतना ही है कि भाषा और संसार के बीच किसी प्रकार की अनुरूपता का संबंध नहीं है, बल्कि संबंध एक प्रकार की रूढ़ि मात्र है। संस्कृत व्याकरण के जानकारों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। सोसूर स्वयं भी संस्कृत के पंडित थे, किंतु इस विचार बीज में कितना बड़ा विस्फोट किया इसका अंदाजा उन्हें न था। उत्तर शती की यूरोपीय मनीषा के सम्मुख शब्द और संसार के संबंध इतने शिथिल हो गए कि शब्दों से रचे हुए सभी शास्त्र गल्प फिक्शन की हैसियत पर आज पहुँचे। कहानी उपन्यास तो पहले से ही गल्प कहलाते हैं, अब कविता भी गल्प कही जाने लगी और इससे बात प्रतीत हुआ कि इतिहास ही गल्प ही है। गल्प मतलब समझते हैं ना, कल्पना, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर अपने आप में गल्प है, लेकिन इतिहास को हम गल्प नहीं मानते, उसको फिक्शन, उसको कल्पना नहीं मानते, उसको रियलिटी मानते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ससुर ने इस प्रकार की स्थापना दी कि उसमें इतिहास को भी उसने गल्प के अंदर शामिल किया और उसने कहा कि सब कुछ एक हर युग में समय और परिस्थिति के दबाव के अनुसार एक
एक नैरेटिव रचा जाता है। इतिहास विकल्प है और दर्शन विकल्प का एक प्रकार, यहाँ तक कि समाज विज्ञानों के सिद्धांत भी अपनी संरचना में इस गल्प के दायरे से बाहर नहीं है। गरज यह है कि तथ्यात्मकता के दावेदार सभी शास्त्रों और विज्ञानों की तथ्यनिष्ठता के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया और इस प्रकार वे सब गल्पधर्मी होने के कारण साहित्य के घेरे में आ गए। बोलबाला अब हर जगह टेक्स्ट, डिस्कोर्स और राइटिंग का है। जाक देरिदा ने साबित कर दिया कि दर्शन चिंतन की कोई पद्धति नहीं बल्कि लेखन का ही रूप है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अधि इतिहास मेटा हिस्ट्री नामक युगांतकारी ग्रंथ में यह तथ्य उद्घाटित किया कि इतिहास लेखन भी अलंकार शास्त्र की उन्हीं विधियों से अनुशासित होता है। अब देखिए, ये सब जो जिसको हम पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स कहते हैं, ये सारा पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स का हिस्सा है। इसमें टेक्स्ट, डिस्कोर्स और राइटिंग ही है। और उसने कहा ना कि सब कुछ फिक्शन है। तो हम कैसे मान लें कि इतिहास, कल्पना और ये सारा जो दारोमदार है, जो भाषा का जो खेल है, उस खेल को समझने के लिए नामवर सिंह इन सारी परंपरा का उल्लेख करते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा विस्तार से गहरे में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या है। फलश्रुति यह है कि हर तरह का लेखन, चाहे वह जिस शास्त्र का हो, साहित्य विद्या की विश्लेषण विधि के अधीन है। इसलिए अपने यहाँ जो लेखक फिलहाल साहित्य को उपनिवेश बन जाने पर शोकाकुल है, चाहे तो गर्व कर सकते हैं कि साहित्य शास्त्र ने अन्य सभी शास्त्रों को अपना उपनिवेश बना लिया है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में सिद्धांत थ्योरी का मतलब है कि साहित्यिक सिद्धांत वर्चस्व सर्वत्र साहित्य का है और आधिपत्य साहित्य शास्त्र का। अमीर खुसरो क्या कहते हैं? अमीर खुसरो को उद्धृत किया है नामवर सिंह ने कि मुल्के दिल कर दी खराबल तेरी नाज, उधरी वीराना सुल्तानी हनूस। दिल के मुल्क को तूने अपने नाज के तीर से उखाड़ दिया और अब तू इस वीराने में सुल्तान बन बैठा है। तो कह रहा है कि जब तक हम समझ रहे थे कि साहित्य सबका गुलाम है, लेकिन अब साहित्य सबका जैसे मालिक बन गया है, सबका बॉस बन गया है। विडंबना तो यही कि साहित्य को यह सुल्तानी अन्य शास्त्रों ने सौंपी है या कि कबूल की है। देरिदा साहित्य के समालोचक नहीं है, वे दर्शन से आए हैं और साहित्य के सामने सिर झुकाने वाले वे अकेले गैर साहित्यिक चिंतक नहीं। देरिदा के प्रेरणा स्रोत हाइडेगर पहले ही कवि होल्डरलेन का ऋण स्वीकार कर चुके हैं और अब तो प्रत्येक ज्ञान शाखा में देरिदा के शिष्य तैयार हो गए हैं। तय करना मुश्किल है कि इन्हें किस अनुशासन के वर्ग में रखा जाए, क्योंकि ये पुरानी चाल के किसी अनुशासन की सीमा में नहीं अटते। दरअसल इनका क्षेत्र ही वही थ्योरी है, साहित्यिक सिद्धांत का संक्षिप्त रूप। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी और चिंतन है और इसको हम इस आलेख के माध्यम से समझ सकते हैं। और नामवर ने इसमें पूरा विस्तार से बताया कि किस प्रकार से भाषा और साहित्य और सिद्धांत की इस थ्योरी में इस डिस्कोर्स ने कैसे नई चीज़ों को शुरू किया और ये सारा का सारा डिस्कोर्स हमारे लिए कितना उपयोगी हो। और हम इसके माध्यम से आधुनिक साहित्य को भी समझ सकते हैं और प्राचीन पूरी परंपरा को समझ सकते हैं कि आखिर भाषा और उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को निर्मित करने में किस चीज़ ने सबसे अधिक अपनी भूमिका निभाई है। तो साहित्य की पदोन्नति अचानक एक दिन में नहीं हुई। शुरुआत निस्संदेह साहित्य की स्वायत्तता की मांग से हुई, लेकिन पहले सौंदर्य शास्त्र, कला शास्त्र को अलग किया गया, एक एक कर धर्म से, दर्शन से, राजनीति से और नीति शास्त्र से। फिर स्वयं साहित्य शास्त्र को भी सौंदर्य शास्त्र, कला शास्त्र के शिकंजे से मुक्त करने की जरूरत महसूस हुई। ज्ञान की शाखाओं के बीच साफ साफ हदबंदी के सबसे बड़े माहिर कांट थे। उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्धि मीमांसा से सौंदर्य शास्त्र को 18वीं शताब्दी में ही स्वायत्त कर दिया। इस प्रक्रिया की अंतिम परिणति तक पहुंचाया मार्क्सवादी लुकास ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सौंदर्य शास्त्र की विशिष्टता नामक विशाल ग्रंथ इस अनथक चिंतक की दीर्घ साधना की अंतिम पूर्ण कृति है। तो कह रहा है कि किस प्रकार से हर तरह के जो अलग अलग डिसिप्लिन हमने क्रिएट किए और उन तमाम डिसिप्लिन के माध्यम से जब हमने सबको अलग अलग किया, लेकिन ससुर कहता है कि सब कुछ अलग नहीं है, सब कुछ समान ही है, बस इनको अलग अलग नाम दे दिया है आपने। तो सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स लिटरेचर क्या है, थ्योरी क्या है, तो इसको भी समझाने की कोशिश की गई। फिर बाद में
अलंकार शास्त्र की बात भी कही गई। तो भारत का जो संस्कृत जो काव्य शास्त्र है वो नामवर कहते हैं कि उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद है। अब उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि वो कुछ ही लोगों को पढ़ने का अधिकार था, तो इसलिए वो जनमानस तक पहुंच नहीं पाया। बाकी उसके अंदर सारी चीज़ें हैं और उन पर हमें बैठकर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम उन पर विचार करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम आधुनिक साहित्य की इस औपनिवेशिक चिंतन की परंपरा को भी समझ सकते हैं, फिक्शन की परंपरा को भी समझ सकते हैं और पूरी कल्चरल जो डिस्कोर्स पूरा रहा है कि सांस्कृतिक जो परिवर्तन घटित हुए समाज के भीतर, उन सांस्कृतिक परिवर्तन के पीछे की जो तमाम घटनाएं हैं उनको भी हम विस्तार से समझ सकते हैं। और ये सांस्कृतिक परिवर्तन समाज के बुनियादी परिवर्तन का आधार होता है। और चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे परंपरा हो, चाहे दर्शन हो, चाहे लोकाचार हो, चाहे लोक की रीति रिवाज हो, उन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ समेटेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ नज़र आएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें उम्मीद जगाते रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी देंगे और ख़ास तौर से हमारे विद्यार्थियों के लिए कि किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी की जाए, कैसे करियर अच्छा बनाया जाए, कैसे दुनियादारी को सीखा जाए और कैसे साहित्य, समाज और संस्कृति की एक तार्किक समझ विकसित की जाए। भीड़ के पीछे तो सब जाते हैं, अपना रास्ता, अपनी राह कैसे बनाई जाए, यही बहुत बड़ा सवाल है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए और जीवन के लिए शुक्रिया अदा कीजिए उस यूनिवर्स का जिसने हमें खूबसूरत जीवन दिया है और मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराना बहुत बड़ी दवा है हम सभी के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शब्बा खैर।